रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की इसने। ओके कर रहा है। अच्छा जी, अब हमने जो बात करनी है जिस चीज़ पे टाइप्स ऑफ टॉपिक्स जो टाइप्स होती हैं ब्रॉडली, वो होती हैं दो दो तरह के होते हैं। नंबर वन हम कैटेगरी ए कहते हैं। यस मैं रिवाइज कर रहा हूँ। और कैटेगरी बी होती है, या ग्रुप ए या ग्रुप बी होता है। ठीक है ना। अगर आप ब्रॉडली टॉपिक्स को देखें तो दो तरह के टॉपिक्स नजर आते हैं। जो पहली कैटेगरी है या ग्रुप है उसको हम कहते हैं ओपन एंडेड एसेस, जो उसको ओपन एसेस भी कह सकते हैं। और नंबर टू पे जो होते हैं ग्रुप बी होता है, उसको हम क्लोज एंडेड या क्लोज एसेस भी कह सकते हैं। अगर आप अपने जितने पिछले 10 साल के, 20 साल के, 30 साल के टॉपिक्स है उसको अगर उठा के देखें तो आपको ऐसे के जो टॉपिक्स हैं ब्रॉडली इन दो कैटेगरीज के अंदर नजर आते हैं। पहली कैटेगरी ये होती है, उसके बाद फिर हम मूव करते हैं डिस्क्रिप्टिव एंड आर्गुमेंटेटिव पे। क्यों? इसीलिए कि यहाँ पे इसको समझना जरूरी होता है। तकरीबन आप देखें 2015-16 से पहले जितने भी टॉपिक्स आते रहे मोस्टली वो जो है ना ओपन एसेस होते थे। इवन अगर आप 2000 से पीछे चले जाएं, 1991 से स्टार्ट कर लें या 1998 से स्टार्ट कर लें, कहीं पे दरमियान में, तो आपको वो टॉपिक्स नजर आते हैं जिसको हम ओपन एसेस कहते हैं। अब ये क्या होते हैं? आप कह सकते हैं कि ओपन एसेस वो होते हैं जिसके अंदर एग्जामिनर ने आपको बेसिकली डायरेक्शन नहीं दी होती। वो तमाम टॉपिक्स या वो तमाम ऐसे की स्टेटमेंट्स या टॉपिक्स जिसके अंदर एग्जामिनर स्पेसिफिकली आपको डायरेक्शन नहीं दे रहा होता, जिसके अंदर स्पेसिफिक डायरेक्शन मिसिंग होती है कि इसके अंदर लिखना क्या है, क्या डिस्कस करना है, क्या डिस्कस नहीं करना, उस तरह के टॉपिक्स को हम कहते हैं ओपन एसेस। ठीक है ना। इसमें एग्जामिनर बेसिकली आपको चॉइस दे रहा होता है कि आपकी मर्जी होती है कि आप उसके अंदर क्या डिस्कस करना चाहते हैं, क्या डिस्कस नहीं करना चाहते। तो अगर हम इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो देखें तो हमारे पास सबसे पहले आती है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ठीक है ना। इसी तरह दूसरा है क्लाइमेट चेंज। अगर आप इन दो टॉपिक्स को देखें तो अब इसमें क्लियर नहीं है कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान में क्या डिस्कस करना है, क्या डिस्कस नहीं करना। मतलब एग्जामिनर ने बेसिकली आपको ऑप्शन दे दिया है कि आप डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान पे कुछ भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ये आपकी मर्जी होगी, ये आपकी चॉइस होगी। और वो चॉइस कहाँ नजर आती है? आपकी थीसिस स्टेटमेंट के अंदर नजर आती है। अगर आप अपने थीसिस के अंदर जो चीजें लेकर आते हैं उसी के इर्द गिर्द आप अपने ऐसे को रखते हैं तो आप अपना ऐसे पास हो जाता है। लेकिन अगर आप एक ओपन ऐसे ले रहे हैं और उसके अंदर आपने स्टेटमेंट बना दी है, लेकिन आप उसके अंदर उस स्टेटमेंट से डेविएट करते हैं या उससे बाहर निकल जाते हैं या उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर पाते, तो एग्जामिनर आपके लिए मसला करेगा। क्योंकि उसने आपको चॉइस दे दी है और उसने आपको ये कह दिया है कि आपकी मर्जी है, आप जो चाहें लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने स्टेटमेंट के अंदर क्या लेकर आते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये आसान होते हैं लेकिन ट्रिकी होते हैं। फर्ज करें आपके पास आपने तैयार किया क्लाइमेट चेंज पे ऐसे, वहां पे आपके पास जो आपने ऐसे तैयार किया पहले से वो क्लाइमेट चेंज की कॉजेज इम्पैक्ट्स और सॉल्यूशंस थे। लेकिन यहाँ पे टॉपिक सिंपल सा आ गया क्लाइमेट चेंज। अब आपके लिए बड़ा आसान सा काम है कि आप क्लाइमेट चेंज के आगे उसकी कॉजेज इम्पैक्ट्स और सोल्यूशन लिखते हैं। आप आपकी मर्जी है कॉजेज और इम्पैक्ट्स लिख दें, आपकी मर्जी है इम्पैक्ट्स और सोल्यूशन लिख दें, या तीनों चीजों को डिस्कस कर लें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर एग्जामिनर ने कोई टॉपिक ऐसा दे दिया है जिसके अंदर एक जो है ना डायरेक्शन दी गई है, और हो सकता है कि वो आपने तैयार ना किया हो सकता है आपने उस ऐसे को या उस टॉपिक को उस डायरेक्शन से या उस पर्सपेक्टिव से ना देखा, फिर आपके लिए मसला हो सकता है। इसलिए ये आसान होते हैं लेकिन ट्रिकी होते हैं। और ट्रिकी अगेन के डिपेंड कर रहा होता है आप अपने स्टेटमेंट के ऊपर कैसे बनाते हैं। अगर आपकी स्टेटमेंट ठीक बनती है और आपको ये अंदाजा होता है या आपको ये आर्ट आती है कि आपने ऐसे की जो स्टेटमेंट है या थीसिस से कैसे बनाना है और उसके अंदर क्या चीजें लेकर आनी है और अपने ऐसे को उस अकॉर्डिंग लेकर चलना है, तो आपके लिए मसला ही नहीं होता। ठीक है। उसके बरक्स जो दूसरे टॉपिक्स होते हैं जिसको हम कहते हैं क्लोज एंडेड या क्लोज एसेस, वो तमाम टॉपिक्स जिसके अंदर एग्जामिनर ने डायरेक्शन दे दी होती है, उसने आपको बाउंड कर दिया होता है। यानी कि आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से कुछ लिखना चाहें, नहीं लिख सकते आप उसके अंदर। इसीलिए कि एग्जामिनर ने उसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दी है। वो वन डायरेक्शन भी हो सकती है, टू डायरेक्शन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके अंदर क्लियरली एक डायरेक्शन नजर आती है आपको। उसके अंदर एग्जामिनर आपको ऑप्शन नहीं दे रहा होता और उसमें आप अपनी मर्जी से चीजें नहीं कर सकते। जो उसने आपसे पूछा है आपने उसको जवाब देना है, उसको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, जो पहले हमने टॉपिक लिया डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, इस पे तो आप अपनी मर्जी से कुछ चाहे डिस्कस कर सकते हैं। उसका जो डार्क पास्ट है या उसका ब्राइट फ्यूचर है या उसकी हर्डल्स हैं या उसके चैलेंजेस हैं या उसका फ्यूचर ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स क्या है,
जो भी चाहे आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर वो यूं कर दे टॉपिक को कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स, अब इसका ये मतलब है कि उसने आपको बाउंड कर दिया। उसने कहा कि आपने होप्स के ऊपर बात करनी है और उसकी जो हर्डल्स है उस पर बात करनी है। अब इस पे उसका जो माजी है या उसका फ्यूचर है आप उस पर बात नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि उसने स्पेसिफिकली आपको डायरेक्शन दे दी है। उसने ये कह दिया है कि आपने इन चीज़ों पे अपना ऐसे लिखना है, इन चीज़ों पे डिस्कशन करनी है, इन पे आपने अपना कलम चलाना है। इसी तरह अगर वो कहता है कि प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, वो सिंपली यूं भी कर सकता है। अगर वो दे दे आपको ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे, तो फिर तो आप जो चाहे लिख सकते हैं, उसकी आपकी मर्जी है। लेकिन अगर वो कह रहा है कि प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो फिर आपको उसके प्रॉस एंड कॉन्स लिखने हैं, इससे आप बाहर नहीं जा सकते। इसी तरह क्लाइमेट चेंज, अगर वो कह दे कॉजेस इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस, फिर आपको यही लिखने पड़ेंगे। अगर आप इसमें से एक मिस करेंगे तो आपके लिए मसला है। अगर आप इसमें से दो करेंगे और एक को छोड़ देंगे तो आपके लिए मसला है। क्यों? इसलिए कि उसने यहाँ पे उसको लिख दिया है कि आपने तमाम चीजों को, उसके कॉजेस को, उसके इफेक्ट्स को और उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करना है। इसी तरह कि वन हु यूजेस फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग, ये एक आप कह सकते हैं क्लोज इन से जिसके अंदर डायरेक्शन दी गई है। इसी तरह विल ग्लोबल इकोनॉमिक इक्वलिटी ऑलवेज रिमेन अ ड्रीम, ये तमाम टॉपिक्स जितने भी हैं इसको हम कहते हैं क्लोज टॉपिक्स। क्यों? इसीलिए कि इसके अंदर एग्जामिनर ने आपको डायरेक्शन दे दी है, उसने एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव पूछ लिया है, वन पर्सपेक्टिव है, टू पर्सपेक्टिव है, कुछ भी है उसके अंदर, वो स्पेसिफिकली आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम कंपैरिजन करें इन दो कैटेगरीज का, तो हम कह सकते हैं कि जो ओपन एसेस होते हैं उसके अंदर एग्जामिनर स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं देता, जबकि जो क्लोज एसेस होते हैं उसके अंदर एक डायरेक्शन दी गई होती है। नंबर टू, जो ओपन एसेस है उसके अंदर एग्जामिनर आपको चॉइस दे रहा होता है कि आप अपनी मर्जी से जो चाहे डिस्कस कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने स्टेटमेंट के अंदर क्या लेकर आते हैं। जबकि जो क्लोज एसेस होते हैं उसके अंदर एग्जामिनर आपको चॉइस नहीं देता, आपने उस स्टेटमेंट को फॉलो करना होता है और उसको उसके अकॉर्डिंग ही आपने उसको चलाना होता है। जो ओपन एसेस होते हैं वो आसान होते हैं लेकिन ट्रिकी होते हैं। क्यों? आसान इसलिए कि जो आपको आता है वो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज पे कुछ पूछा है, जो आता है वो लिख लें, लेकिन अब उस पर लिखना कितना है, क्या लिखना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस स्टेटमेंट को डिसाइड करना, उसको डिफाइन करना, उसको नैरो डाउन करना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह जो आप कह सकते हैं कि जो क्लोज एसेस होते हैं वो आसान तो नहीं होते लेकिन ट्रिकी भी नहीं होते। लेकिन जो उसने पूछा है वही जवाब देना है, या तो वो आपको आता है या आपको नहीं आता। ठीक है, तो इसके अंदर कोई ट्रिक नहीं है खास। इसी तरह जो आप कह सकते हैं जो ओपन एसेस होते हैं उसके अंदर आप अपनी मर्जी से स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बना रहे होते हैं और एग्जामिनर सिर्फ ये देख रहा होता है कि वो जो आपने स्टेटमेंट बनाई है क्या उसको आपने फॉलो किया या नहीं किया। अगर आपने उसको फॉलो किया आप पास हो जाते हैं बड़ी आसानी के साथ। लेकिन अगर आप उससे डेविएट करते हैं या उसे फॉलो नहीं करते फिर आपके लिए मसला होता है। लेकिन जो क्लोज टॉपिक्स होते हैं उसके अंदर एग्जामिनर ये देख रहा होता है कि जो आपसे पूछा गया है क्या उसका आपने जवाब दिया या नहीं दिया, क्या आपने उस टॉपिक को फॉलो किया या नहीं किया। यानी कि अगर उसने आपसे पूछ लिया डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स और आप लिख रहे हैं डेमोक्रेसी का पास्ट और उसका फ्यूचर, फिर आप फेल हो जाते हैं ऐसे के अंदर। क्यों? इसलिए कि उसने पूछा ही कुछ और है और आप जवाब ही कुछ और दे रहे हैं। तो इसलिए ये दो जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं आपको नजर आती हैं कि ये तमाम टॉपिक्स अगर आप उठाते हैं ना, इन दो ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर आप इसको लेकर आ सकते हैं। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि कुछ जो पिछले 4-5 साल के पेपर्स हैं उसमें हम देखते हैं, पहचान करेंगे वन बाय वन कौन से टॉपिक्स हैं जो क्लोज हैं और कौन से हैं जो ओपन हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप सवाल कर सकते हैं, उसके बाद मैंने आपसे पूछना है। नहीं, ये ओपन एंडेड कैसे रहा? आपने ये जस्टिफाई करना है कि वन हु इज यूजिंग फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग, आपने इसी को साबित करना है बस। इसके अंदर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते ना। ठीक है जी। इसके अंदर एडिशन नहीं कर सकते आप कि मतलब जो चाहे लिख ले, ऐसा नहीं हो सकता। जो उसने पूछा है उसका जवाब देना है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है सबको? हाँ जी, अगर किसी को समझ ना आई हो तो मुझे बता सकते हैं, जिसको समझ आ गई है वो मुझे कंफर्म करे कि मुझे समझ आ गई है। फिर मैंने आपसे सवाल करने हैं, मैंने आपका टेस्ट लेना है। ठीक हो गया, वेरी गुड। चलें जी, अब हम चलते हैं
सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास स्पेशल एग्जाम का जो अभी रिसेंटली हुआ था पेपर, इसको हम उठाते हैं। इसके अंदर आपने मुझे बताना है कि जो टॉपिक नंबर 1 है वो क्लोज है या ओपन है। चैट के अंदर बताना है सबने, टॉपिक नंबर 1 जो है वो क्लोज है या ओपन है। इस पे हम बाद में नदीम आएंगे, अभी यहाँ तक रखते हैं इसको। एहसन बताएं ये ओपन कैसे है? शाबाश शाबाश शाबाश। एहसन रीजन दें कि ये ओपन कैसे है। इट इज नॉट व्हाट मैटर्स, इट इज नॉट व्हाट समवन इज बॉर्न बट व्हाट दे ग्रो टू बी। ऐसा ने कहा है कि ये एक ओपन टॉपिक है, तो कैसे है ओपन, इसकी रीजन देते। शाबाश। अरे यार इस पे बात नहीं हो रही, वो तो कोई भी हो सकता है, वन से मुराद कोई भी हो सकता है ना। यानी कि आप इस टॉपिक के अंदर बेसिकली खुद से कुछ नहीं लिख सकते, जो उसने स्टेटमेंट कही है इसी के ऊपर बात करनी है। यानी कि अगर किसी टॉपिक के अंदर आप एडिशन कर सकते हैं, अपनी मर्जी से चीजें लेकर आ सकते हैं, तो वो तो आप उसे कह सकते हैं कि ओपन है। लेकिन एग्जामिनर ने जब ये कह दिया है कि ये बात लिखी है, इसी के ऊपर बात करो, ठीक है ना। ठीक हो गया, तो आप उसी के ऊपर बात करेंगे, उस पर आएंगे, अभी थोड़ा वेट करें। अच्छा जी, नंबर 2 को बताएं, टॉपिक नंबर 2 क्या है, ओपन है या क्लोज है। वेरी गुड, ठीक हो गया। कोई बंदा है जो कहता है ये ओपन है। अच्छा जी, टॉपिक नंबर 3 का बताएं, ये क्या है, क्लोज है या ओपन है। शाबाश। ठीक हो गया, चलें जी। टॉपिक नंबर 6 का बताएं, ग्लोबलाइजेशन द एंड ऑफ ऑस्टेरिटी। ये क्या है, ओपन है या क्लोज है। शाबाश। वेरी गुड, शाबाश। बिल्कुल, ये एक क्लोज टॉपिक है। अच्छा जी, टॉपिक नंबर 9 का बताएं। टॉपिक नंबर 9, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर, न्यू डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड। क्लोज कैसे है ये बताएं जरा। जो ये कहते हैं कि ये क्लोज है वो बताएं, और जो कहते हैं ओपन है वो बताएं। शाबाश। हाँ जी, बोल भी सकते हैं, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें लिख सकते हैं, बोलना चाहें बोल सकते हैं। सर क्लोज इसलिए है क्योंकि वो कह रहे हैं कि यूनिपोलर बाइपोलर और मल्टीपोलर ना, कि इन तीनों में से कौन सा न्यू डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड होगा, तो हमने इन तीनों में से कोई एक चूज करना होगा। हाँ चूज करना होगा, लेकिन बेसिकली आप यूँ देखा जाए तो एग्जामिनर हमें ऑप्शन दे रहा है, हमें अलाउ कर रहा है वो, जी। कि आप अपनी लेकिन सर मर्जी वो अलाउ से। तो, कि मतलब इन तीनों में से कोई एक ना सर। यस, यानी कि आप अगर चाहें तो इसको कह सकते हैं ये क्लोज है, लेकिन मैं इसको कहूँगा ये ओपन है। ओपन इसलिए है कि इसके अंदर एग्जामिनर आपको ऑप्शन दे रहा है, आप बात करना चाहें यूनिपोलर पे बात कर सकते हैं, बाईपोलर पे बात करना चाहें वो कर सकते हैं, मल्टीपोलर पे चाहें वो बात कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। अब अच्छा। ये डिपेंड करता है सही। कि आपका थीसिस के अंदर क्या आता है, और आप जो थीसिस के अंदर चीजें हैं क्या वो आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो, साबित कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो इस टॉपिक के अंदर जो डायरेक्शन बनती है वो मल्टीपोलर की है। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है आप देखो तो उसके अंदर एक मल्टीपोलैरिटी नजर आती है। यूएसए पहले से एक बिल्कुल हाइपर सर। पावर था, चाइना का राइज हुआ है, रशिया हुआ है, इंडिया अब उसको जो है ज्वाइन कर चुका है ऑलमोस्ट, आप देख सकते हैं। तो एक जो है ना ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं, एक मल्टीपोलैरिटी का जो है ना और जो है ना आपको नजर आता है। और इसलिए जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होता है वो
आप कह सकते हैं अनस्टेबल होता है, वो आप कह सकते हैं फुल ऑफ टेंशन होता है, फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, इसलिए आपको दुनिया में नजर आते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर नजर आती है, यूएस जो है ना चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है, इंडिया और चाइना का आपस में कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है, पाकिस्तान इंडिया का नजर आता है, अफगानिस्तान के अंदर आपको, तो दुनिया में अगर देखो इस तरह अफ्रीका के अंदर आपको, मिडल ईस्ट के अंदर आपको इसराइल अरब कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है आपको। ठीक है जी। तो सर आपने क्लैरिफाई करना थ्रू स्टेटमेंट की ये कैसे। सभा ये आप पूछ रही है बता रही है। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा जी। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी थोड़ा सा सवाल को उल्टा करते हैं, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता हो कि टॉपिक नंबर 9 के अलावा वो ओपन टॉपिक है, ऐसा कोई टॉपिक जो आपको लगता हो कि टॉपिक नंबर 9 के अलावा इस पूरे ऐसे के पेपर के अंदर ओपन है, यस या नो में जवाब देना है। टॉपिक नंबर 10 जो है ना ओपन नहीं है, ये लिटरेरी ऐसे है। टॉपिक नंबर 8 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है इसके अंदर जिसको आप कह सकें कि वो टॉपिक नंबर 9 के अलावा के ओपन है। तमाम के अंदर डायरेक्शन दी गई है। नो लेगेसी इज सो रिच एज ऑनेस्टी, इस पे बात करनी है आपने। सोशल मीडिया डिस्ट्रॉयड रियल लाइफ कम्युनिकेशन, इस पे बात करनी है। डायरेक्शन दे दी गई है ना भाई पहले से ही। ठीक है। चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक, तो जो चीजें उसने स्पेसिफिक कर दी हैं उस, तो उसी के अंदर रहना। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक और चीज फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर कोई स्टेटमेंट है, मुकम्मल फिक्र है, तो वो क्या होगा, वो क्लोज होगा। अगर कोई टॉपिक मुकम्मल फिक्र है, मुकम्मल फिक्र का मतलब पता है, ग्रामेटिकली जिसके अंदर मेन वर्ब भी होगा और हेल्पिंग वर्ब भी होगा। मैं आपको समझाता हूँ। अब टॉपिक को देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज ओवरस्टेप्ड इट्स बाउंड्स। अब ये एक मुकम्मल फिक्र है, इस पे फुल स्टॉप लगा हुआ है। क्यों? इसीलिए कि इसके अंदर मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब क्या है हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज वगैरह, डिड, हैज, है, विल, शेल हो सकते हैं, और साथ में मेन वर्ब होगा। अगर किसी लाइन के अंदर, किसी स्टेटमेंट के अंदर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, वो सेंटेंस होता है। और अगर कोई स्टेटमेंट या टॉपिक सेंटेंस के फॉर्म में मुकम्मल फिक्र है ग्रामर, ग्रामर के लिहाज से, तो उसको हम कहते हैं क्लोज टॉपिक है। अगर कोई टॉपिक के कॉलन लगा हुआ है और उसके आगे कुछ लिखा है, वो भी क्लोज बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान कॉलन होप्स एंड हर्डल्स, अगर कॉलन लगा के उसने कुछ लिख दिया आगे, तो उसने आपको बाउंड कर दिया। इसी तरह उसने ये कह दिया ग्लोबलाइजेशन द एंड ऑफ ऑस्टेरिटी, उसने बाउंड कर दिया आपको। तो सिंपल सा फार्मूला इस्तेमाल करें कि अगर कोई फिक्रा हो, अगर कोई मुकम्मल स्टेटमेंट हो, ग्रामेटिकली सेंटेंस हो, हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, उसको हम कहते हैं क्लोज टॉपिक्स। अगर कोई टॉपिक जिसके अंदर कॉलन लगा हुआ है और कॉलन के आगे एक या दो चीजें पूछी गई हैं, तो वो भी क्लोज होता है। उसके अलावा बाकी जितने होते हैं वो ओपन होते हैं। समझ आ गई इसकी? ये बड़ा आसान फार्मूला सब मैंने बता दिया आपको, आसान सा। अब आते हैं 2023 के पेपर के ऊपर। अब इसमें मुझे बताएं कि कौन सा टॉपिक है जो आपको लगता है कि इसमें से वो ओपन एंडेड से है। कौन सा टॉपिक है जो आपको लगता है कि ओपन एंडेड है? शाबाश, ये बताना है। नहीं यार, टॉपिक नंबर 10 जो है ना, ये बॉयज मतलब बॉयज, इस पर सारे लोग फेल ही हुए थे पहले ही। ठीक है ना। टॉपिक की पहचान करने में गलती होती है तो फिर मसला होता है। ये क्लोज टॉपिक है। मैंने कहा था ना कि बॉय जब फिक्रा होगा, उसके अंदर मेन वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, तो वो मुकम्मल फिक्रा होता है। बॉयज विद बॉयज, ये मुकम्मल फिक्रा है ना, लड़के लड़के ही होते हैं। तो ये मुकम्मल फिक्र है ग्रामेटिकली, तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये एक जो है ना ओपन टॉपिक है? इसके अलावा बताएं शाबाश। यस वेरी गुड। इस पेपर के अंदर कोई भी टॉपिक नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि क्लोज है वो।
सॉरी ओपन है वो, सारे के सारे जो है ना क्लोज है। ठीक हो गया। अगर किसी को डाउट है इस पेपर में कुछ है तो बता सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। पूछना चाहें, किसी को डाउट हो स्टिल तो पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ जी, सारे सेंटेंसेस में है, बड़ा आसान सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें, शाबाश। अब आते हैं 2022 के ऊपर। अब यहाँ पे मजा आएगा मुझे। अच्छा जी, अब बताएं कि टॉपिक नंबर 1 क्या है। जो मैंने फार्मूला बताया है, इज, एम, आर, हैज, है, विल, शैल, डू, डज वगैरह, और मेन वर्ब वाला, उसको इस्तेमाल करना है और देखना है। टॉपिक नंबर 1, एन एनालिसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स। क्या ये ओपन है या क्लोज है? शाबाश। कोई बच्चा जिसको लगता हो ये क्लोज है? हाँ जी, असफन बताएं, शाबाश, रीजन दे दें। असफन ने कहा है कि ये क्लोज है, तो इसकी रीजन बता दें, शाबाश। हम सबको जानना है कि ये कैसे क्लोज है। सर मुझे भी लगता है क्लोज है। कैसे बताएं? क्या इसके अंदर मेन सर क्या वर्ब एक और एनालिसिस हेल्पिंग दे वर्ब? कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल। नो। क्या इसके अंदर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब मौजूद है? आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करें। क्या इसके अंदर मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब मौजूद है? इनमें से एक मौजूद हो या दोनों मौजूद हो, फिर आप मुझे बताएं। दोनों नहीं है तो इसका ये मतलब है, सिंपल सी बात है कि वो ओपन है। अब बेसिकली देखो तो इसके अंदर वो ये पूछ रहा है कि ऑफ। एनालिसिस, ये कौन बोल रहा है? हाँ जी, आवाज आ रही है? इसलिए ना मैं 8 बजे करीब क्लास को लेकर नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे बड़ा मसला होता है नेट का। तो मुझे जरा बताइएगा, आवाज आ रही है, स्क्रीन शो हो रही है सबको? ठीक हो गया। हाँ। अच्छा देखें, मैंने ये कहा था कि अगर किसी टॉपिक के अंदर इज, एम, आर, हैज, हैव, वाज, वर, डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, शुड वगैरह ये आते हैं ना, इनको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, और साथ में मेन वर्ब होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो मेन वर्ब लाजमी आएगा। ठीक है ना? अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मौजूद हैं तो वो स्टेटमेंट होती है। अगर वो स्टेटमेंट है तो वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। नंबर 2, अगर कॉलन लगा हुआ है किसी टॉपिक के अंदर, कॉलन का मतलब होता है दो नुक्ते ऊपर नीचे कॉलन लगे होते हैं। जैसे ये लगा हुआ है, डिजिटल डेमोक्रेसी के बाद कॉलन लगा हुआ है। अगर कॉलन लगा है और उसके बाद कुछ पूछा हुआ है, वो भी क्लोज बन जाता है। उसके अलावा बाकी जितने होते हैं वो क्या होते हैं? ओपन होते हैं। अब टॉपिक नंबर 1 जो है ना, बेसिकली एनालिसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स। सिंपली वो ये पूछ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स का एनालिसिस करना। एनालिसिस में क्या लिखना है वो आपकी मर्जी है। उसने ये तो नहीं कहा कि ये चीज लिख के दिखो। ठीक है ना? अब एनालिसिस के अंदर पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, क्रिटिकली आप उससे देखते हैं। इसके अंदर आप अपनी मर्जी से चीजें लेकर आ रहे हो। ठीक है ना? इसलिए एग्जामिनर आपको बाउंड नहीं कर रहा। टॉपिक नंबर 2 के ऊपर है, इसका बताएं। डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये क्या है? क्लोज है या ओपन है? जो मैंने फार्मूला बताया है स्टेटमेंट का और कॉलम का, उसको इस्तेमाल करना है अभी। अगर उसकी जो है ना बेस पे आपका फार्मूला ठीक बैठता है तो ओके है, अदरवाइज कोई और फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बिल्कुल सिंपल सी बात है। टॉपिक नंबर 3 के ऊपर है, ये क्या है? ग्लोबल ट्रेड एंड ट्रेड पॉलिसीज ऑफ चाइना, इसका बताएं, शाबाश। टॉपिक नंबर 3 वाला, ऐसा नहीं, ये कैसे ओपन है? ऐसा बताएं, शाबाश। ये आपने कहा ओपन है, कैसे ओपन है? सो भी आप भी बताएं।
सर चलो, उन्होंने स्पेसिफिकली चाइना से रिलेट करके कहा है, तो इसलिए मैंने ये क्या कहा था, क्लोज। मैंने कहा था कि अगर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होगा, क्या वो मौजूद है यहाँ पर? नो सर। इसमें से कुछ भी नहीं है, मतलब मेन वर्ब भी नहीं है और हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि ये क्लोज ओपन हो जाएगा। आप इसकी बेस पे देखें ना। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि चाइना स्पेसिफिक है, लेकिन उसने ये पूछा है कि ग्लोबल ट्रेड एंड ट्रेड पॉलिसीज ऑफ चाइना, इन दोनों को कैसे कनेक्ट करना है, किस तरीके से डिस्कस करना है, वो पता भी नहीं है उसके बारे में। वो एग्जामिनर आपको चॉइस दे रहा है कि आप अपनी मर्जी से करें इसको। क्या इनके दरमियान एक पॉजिटिव कनेक्शन है या नेगेटिव कनेक्शन है, 2D में है 3D में है, कुछ भी नहीं पता ना, बाउंड नहीं किया एग्जामिनर ने आपको। तो दोनों तरीके से देखो तो बड़ा आसान सा तरीका है। पहले आपने ये देखना है कि इज एम आर हैज ए वर्ब, जो मैंने बताया सेंटेंस वाला फार्मूला, उसके बाद आपने ये देखना है कि उसके अंदर क्या पूछा गया। अच्छा जी, अब आते हैं टॉपिक नंबर 5 के ऊपर है, 4 को छोड़ के 5 के ऊपर है, इसका बताएं। ये ओपन है। अच्छा ये, एक मिनट, टॉपिक नंबर 3 का आप लोगों ने क्या बताया था, क्लोज बताया था ना। आई जस्ट फॉरगॉट कि ये एक ओपन एसे है, ठीक है ना, जस्ट लाइक टॉपिक नंबर 5। मुझे लगा था कि आप लोग ओपन बता रहे हैं। अगर, हाँ जी, टॉपिक नंबर 3 जो है ना उसको हम कहते हैं ओपन टॉपिक है, ठीक है ना। इसी तरह टॉपिक नंबर 5 जो है वो भी ओपन है। क्यों? इसलिए कि हमें इसके अंदर क्लियर नहीं कि हमने क्या डिस्कस करना है इसके अंदर। ठीक हो गया? यस। वो ऐसा गलती हुई है मेरे से समझने में चीज़ों को। ठीक है जी, चलें दोबारा एक और ट्राई करते हैं। टॉपिक नंबर 6 के ऊपर है। ये मजेदार टॉपिक है। अब यहाँ बहुत से लोग फंसते हैं। अब जो फंसेगा मैं उससे जवाब पूछूंगा। अब टॉपिक नंबर 6 ओपन है या क्लोज है, इसका बताना है। कंट्रोवर्शियल इश्यूज ऑफ फेमिनिज्म इन कंटेम्प्रेरी वुमेन्स राइट्स मूवमेंट्स। अगर आप मेरे वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो नहीं पकड़े जाएंगे, अगर आप वैसे तुक्का लगाएंगे तो पकड़े जाएंगे इसके अंदर। हाँ जी अमीना, आप बताइए कैसे क्लोज है। हाँ आप भी बताइए कैसे क्लोज है। शाबाश। सेंटेंस, यस एग्जैक्टली, अमीना ने कहा कि सेंटेंस नहीं बना, वेरी गुड। इसके अंदर इज एम आर हैज है, वाज वर्ब, विल शैल डू डस कुछ भी नहीं है, और मेन वर्ब भी नहीं है इसके अंदर। तो अगर आपको एक फिक्रे की पहचान नहीं हो रही, फिर आपको ग्रामर करने ठीक करने की जरूरत है आप। और अगर दूसरे तरीके से देखो ना, तो पहला फार्मूला ये है कि ये फिक्रा नहीं है, मुकम्मल सेंटेंस नहीं है ग्रामेटिकली, इसीलिए हम कहते हैं ये ओपन है। नंबर 2, उसने ये पूछा है कि कंट्रोवर्शियल इश्यूज ऑफ फेमिनिज्म इन कंटेम्प्रेरी वुमेन्स राइट्स मूवमेंट्स। सिंपल सी बात हो, यही पूछ रहा है कि जो आजकल वुमेन की मूवमेंट जो चल रही है ना राइट्स के लिए, उसके अंदर कंट्रोवर्शियल इश्यूज, उस पर क्या बात करनी है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, उनके जो है ना रीजन बतानी है, इम्पैक्ट्स बताने हैं, कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस करने हैं, वे फॉरवर्ड डिस्कस करना है, कुछ भी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं ये ओपन ऐसे है, और बड़ा एक बेहतरीन टॉपिक है ये। अच्छा जी, टॉपिक नंबर 7 का बताएं। वर्ल्ड फूड सिस्टम्स, द इकोनॉमीज ऑफ एग्रीकल्चर, ये क्या है? यस वेरी गुड, अगर कॉलन लगा है तो क्लोज हो जाएगा। टॉपिक नंबर 9 का बताएं। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, ये क्लोज है या ओपन है? अगर कोई कहता है कि ये क्लोज है तो मुझे बता दे। अच्छा जी, वेरी गुड, ठीक हो गया। और टॉपिक नंबर 10 का बताएं। ये तो बड़ा आसान सा है। अमीना, आपने ओपन का किसका कहा है? टॉपिक नंबर 9 का, ओके। टॉपिक नंबर 10 जो है ना, वो क्या है? क्लोज एंडेड है, बिकॉज उसके अंदर एक मुकम्मल फिक्र है, और वो भी इंटरोगेटिव है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट ईयर के, यहाँ पे देखते हैं इसको।
टॉपिक नंबर 2 को बताएं। शाबाश, ये है हमारे पास 2022 का 2021 का पेपर है, मीनिंग परपसिव एजुकेशन। ये क्लोज है या ओपन है? चलो जी, अब लोग फंसने वाले हैं यहाँ पर। टॉपिक नंबर, ठीक है, अब यहाँ पर रुक जाएं। अब मैंने जो जवाब देंगे वो मैंने नोट करना है। टॉपिक नंबर 4 का बताएं, ये क्या है? ह्यूमन इन्वेंशंस मूव सोसाइटीज बैकवर्ड। ये सर टॉपिक नंबर 2 कौन सा है सर? ये ओपन है ना सर? यस, ओपन है। टॉपिक नंबर 4 का बताएं, ह्यूमन इन्वेंशंस मूव सोसाइटीज बैकवर्ड। क्या ये एक क्लोज है या ओपन है? चलो जी, माशाल्लाह, बेहतरीन, सबने ठीक किया है। क्योंकि ये एक फिक्र है, मुकम्मल फिक्र है, ठीक है ना। इसके अंदर इज एम आर नहीं है, लेकिन इसके अंदर मेन वर्ब मौजूद है, और मेन वर्ब इसको एक मुकम्मल फिक्रा बना रहा है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं कि ये एक क्लोज टॉपिक है। अच्छा जी, टॉपिक नंबर 6 का बताएं, ब्यूरोक्रेसी डोलड्रम्स। ये क्या है? गुड हो गया, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, अब थोड़ा फंसने वाले हैं आप लोग। टॉपिक नंबर 7 का बताएं, जेंडर इक्वलिटी पॉपुलर स्लोगन। ये वाला क्लोज नहीं है, और ये वो ऐसे जो मैंने 2021 में किया था, और इसमें मैंने 52 स्कोर किया था। जी ओपन ऐसे है। क्यों ओपन है? अब मैंने ये बता दिया है कि अगर कॉलन लगा है और उसके आगे एक या दो चीजें पूछी गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स, उसके अंदर समझ आ रही है कि डेमोक्रेसी की होप्स एंड हर्डल्स पूछी गई हैं, लेकिन यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी पॉपुलर स्लोगन, मतलब क्या पॉपुलर स्लोगन है या नहीं है, उसके अंदर क्या डिस्कस करना, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो मैंने इसको एज ए ओपन ऐसे ट्रीट किया था। मैंने ये कहा था कि जो मेरी स्टेटमेंट थी वो 2D में थी, कि जेंडर इक्वलिटी एज ए पॉपुलर स्लोगन जो है ना, वो वक्त की ज़रूरत है, ठीक है, और हमें इसको अडॉप्ट करना चाहिए। और अगर ये कामयाबी के साथ अडॉप्ट कर लेते हैं, तो इससे जो पाकिस्तान है या दुनिया है, उसके अंदर हम जेंडर इक्वलिटी को अचीव कर सकते हैं। तो मैंने इसको अपनी मर्जी से चलाया था, इसलिए आज इसे ओपन ऐसे कहेंगे, और मैं भी समझता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है टॉपिक नंबर 9 का बताएं। यस एग्जैक्टली अमीना, फौरन लगा है, लेकिन ये क्लोज नहीं है, ठीक है ना। तो जो फार्मूला है ना, वो 99% केसेस में ठीक आता है, लेकिन कहीं पे थोड़ा सा अगर आपको जो है ना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ सकता है। टॉपिक नंबर 9 जो है वो क्या है? यस वेरी गुड, क्लोज। अच्छा जी, ये मैंने आपको 4 साल के करवाए हैं, स्पेशल एग्जाम का 2023 का, 2023 सीएसएस का, 2022 का, और 2021 का। तकरीबन ऑलमोस्ट 40 टॉपिक्स हैं, और हमने इसकी पहचान की। आई होप कि अब अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो क्लियर करवा सकते हैं, और आई एम श्योर कि अब डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इसको इतना डिस्कस कर लिया है। अब मैं ये थोड़ी सी रिकॉर्डिंग बंद करूंगा लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे जो है ना असाइनमेंट बता रहा हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग बाद में बच्चों को देनी होती है, तो वो असाइनमेंट मिस हो जाती है उनसे। अब असाइनमेंट आपकी नेक्स्ट ये है कि जैसे आप लोगों ने ये पिछले तकरीबन जिनके 4 साल के जो रिसेंट थे उसकी पहचान की, इसी तरह आप 2020 का पेपर उठाएंगे, 2020 का, 2019 का, 2000 इनका 2020 से लेकर 2016 तक, ये 5 साल के पेपर बनते हैं। इनको उठाने हैं, और इसमें से आपने एक काम करना है। पहले आपने एक हेडिंग देनी है अपनी असाइनमेंट के अंदर, ओपन एसेस। उसके नीचे 10 टॉपिक लिख देने हैं आपने, कोई भी 10 टॉपिक जो आपको लगता है कि वो ओपन है, 2016 से 2020, 10 टॉपिक यहाँ पे लिख देने हैं। नए सफ़े के ऊपर शिफ्ट होना, अगेन वहाँ पे लिखने क्लोज टॉपिक्स। उसके नीचे आपने 10 टॉपिक लिख देने हैं जो आपको लगता है कि इन 5-6 साल के पेपर्स के बीच में, 2016 से 2020 के बीच में जो टॉपिक्स आए थे, उसमें से 10 टॉपिक क्लोज आपको जो समझ आती है वो आपने लिख देनी है। ये एक सिंपल सी असाइनमेंट है, जो कि आपने करके कल की क्लास से पहले सबमिट करानी है, और इसको मैं चेक करूंगा, और मुझे इससे अंदाजा होगा कि आप किस हद तक समझ आई है। उसके बाद फिर हम डिस्क्रिप्टिव आर्गुमेंटेटिव पे मूव करेंगे, ठीक है जी। सर एक सवाल है सर।